हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्न विद विपुल के वीडियो कोर्स में। और इस सेशन में हम लोग जीआईबी और डीबीएफ में अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स आपका एक पेपर है, उसके लेक्चर 1 को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पास पेन पेपर रेडी होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएँ उसको नोट डाउन कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सोचेंगे कि हम लोग बैंक में काम करते हैं, स्टूडेंट जैसा क्या नोट करना है, ऐसा नहीं है। आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट का जो भी ड्यूटी है आपको निभाना है। पेन पेपर रेडी रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट बातें बताई जाए, फॉर्मूले बताए जाए, उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। एग्जाम में उसका बहुत फायदा मिलता है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 आपका अकाउंटेंसी इंट्रो है। इसमें हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक पार्ट्स को देखेंगे। इसमें हम लोगों को मानिए तो अकाउंट्स के इंट्रोडक्शन को देखना है, अकाउंट्स के इंट्रोडक्शन को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। सबसे पहला है रिकॉर्डिंग। ये देखिए, ये सबसे पहले है रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और जो ट्रांजेक्शन्स हमारे हैं अगर वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं तभी हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं। पहला है आपका रिकॉर्डिंग, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आप रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन्स जो भी हो रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। मतलब क्या हुआ, मिस्टर एक्स purchased a car for rupees 20 lakhs. This is a financial transaction. ठीक है। तो अकाउंट्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। वी रिकॉर्ड इट, गॉट इट। उसके बाद ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे। मान लीजिए ये एक ट्रांजेक्शन हुआ, ऐसा एक दूसरा कोई ट्रांजेक्शन होगा, तीसरा एक ट्रांजेक्शन होगा। इन सारे ट्रांजेक्शंस को पहले आप क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। यू आर रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शंस। उसके बाद इन ट्रांजेक्शंस को आप समराइज करते हैं। कुछ आपके परचेज से रिलेटेड होंगे, कुछ आपके सेल से रिलेटेड होंगे, कुछ आपके इनकम से रिलेटेड होंगे, कुछ आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे। उनको आप क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, समराइजिंग के बाद आपको देखना है कि जो भी ट्रांजेक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंट्स में, उनको मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांसलेट किया जा सकता है, मॉनेटरी टर्म्स में दिखाया जा सकता है। उन्हीं ट्रांजेक्शंस को हम लोग अकाउंट्स में कवर करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आप लोग, जैसे बैंक के जो भी इंप्लॉइज हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनके बिना काम नहीं चलने वाला है। लेकिन चूंकि ह्यूमन रिसोर्स को मॉनेटरी फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता है, इसलिए कभी भी किसी भी बैंक के, किसी भी संस्था के बैलेंस शीट में देखिएगा वहां पर उसको ह्यूमन रिसोर्सेज को नहीं दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है, उनको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं दिखाया जा सकता है। उसके बाद आप जब रिकॉर्ड कर लिए, क्लासिफाई कर लिए, सब कुछ कर लिए, तो लास्ट में रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। तो यहां पर आपने देखा अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में हमारा क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, बुक कीपिंग जो है वो मेनली कंसर्न होता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से, जो कि एक रूटीन और क्लरिकल नेचर का वर्क है। इसमें हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, इसमें हम लोग जर्नल में अपने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जैसा कि अभी आपको ऊपर हम लोगों ने बताया, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग उसको क्लासिफाई करके, ट्रांजेक्शंस को क्लासिफाई करने के बाद लेजर में पोस्ट करते हैं। स्टेप देखिए, सबसे पहले आपने जर्नल में एंट्री किया, उसके बाद आप इसको क्लासिफाई करते हैं। जर्नल में आप एंट्री बहुत सारे ट्रांजेक्शंस को करेंगे, कुछ सेल का होगा, कुछ परचेज का होगा, कुछ इनकम का होगा, कुछ एक्सपेंस का होगा, जैसे सैलरी पे किया, रेंट रिसीव किया, ठीक है, गुड्स को बेचा, गुड्स को खरीदा, सबको अकॉर्डिंगली आपने जर्नल में लिखने के बाद क्लासिफाई किया। क्या किया? क्लासिफाई किया। और क्लासिफाई करने के बाद, क्लासिफाई किसमें किसमें, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक्सपेंस अकाउंट होगा आपका, उसमें आपने क्लासिफाई किया। इनकम अकाउंट होगा, इसमें आपने क्लासिफाई किया। अकॉर्डिंगली और भी हो सकता है, एसेट्स हो सकता है, लायबिलिटीज हो सकता है, उसको आपने क्लासिफाई कर लिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको पोस्ट कर रहे हैं। कहाँ पोस्ट करते हैं हम लोग? पोस्टिंग करते हैं हम लोग लेजर में। पोस्टिंग हम लोग जो करते हैं वो लेजर में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट, इसमें थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। जो भी अकाउंट्स आपने मेंटेन किया उसको आप लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो ये जो आपका हो गया, ये बुक कीपिंग का पार्ट है। 1 2 3।
बुक कीपिंग के बाद हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग देखिए, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, मतलब कि यहां तक आपने जो किया ये आपने बुक कीपिंग किया, ठीक है। उसके बाद आप जब ट्रांजेक्शन्स को समराइज करते हैं कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके बाद बैलेंस शीट में। जैसे जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स हो गए, यानी कि लेजर जब आपने मेंटेन कर लिया है, ये लेजर को आपने मेंटेन किया, अब हम लोग इसमें बहुत सारे लेजर्स बन गए होंगे। जैसे एक क्रेडिटर होगा, उसका लेजर हो गया, मान लीजिए डेटर का लेजर हो गया, बहुत सारे ऐसे लेजर मेंटेन हो गए हैं। अब इन लेजर्स के आधार पे बहुत सारे लेजर्स हो सकते हैं, इनके आधार पे हम लोग पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं, ये अकाउंटिंग का पार्ट है कि बुक कीपिंग का पार्ट है। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है। उसके बाद अगला देखिए, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, उसमें आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको आप पहले एनालाइज भी करेंगे, उसके बाद रिजल्ट्स को इंटरप्रेट भी करेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं एनालाइज और इंटरप्रेट करने के, जैसे रेशियो एनालिसिस है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेशियो एनालिसिस। अगला देखिए, उसके बाद जो रिजल्ट्स आपका मिला उसके बाद रिजल्ट जो आपको मिला उसको आप कम्युनिकेट भी करेंगे। कम्युनिकेट किसको करते हैं हम लोग, टू इंटरेस्टेड यूजर्स। कम्युनिकेट करेंगे हम लोग किसको, इसको ऐसे बोल सकते हैं स्टेक होल्डर्स, जिनको मतलब है आपके फर्म के या बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, उनको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। स्टेक होल्डर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक इंटरनल, छोड़ो, उसके बाद देखिए अकाउंटिंग के बाद आता है अकाउंटेंसी। ये एक ब्रॉड फॉर्म है और इसमें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग सबको मिला दिया जाएगा। इट रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग सबको मिला करके हम लोग अकाउंटेंसी देखते हैं। अकाउंटेंसी सबसे एक ब्रॉडर फॉर्म हो गया। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अभी जो हम लोगों ने यहां पर स्टेक होल्डर्स एक वर्ड सीखा था, अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन से हो सकते हैं, दो तरह के होंगे। पहला होगा हमारा इंटरनल यूजर्स और दूसरा होगा हमारा एक्सटर्नल यूजर्स। तो देखिए इंटरनल यूजर्स मतलब जैसे मान लीजिए ये आपकी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, तो इस कंपनी के अंदर जो लोग बैठे हैं, अंदर बैठना मतलब ये मत सोचिएगा इंप्लॉइज भी अंदर बैठे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में, पॉइंट समझिए, जो लोग डिसीजन मेकिंग में अंदर बैठे हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स, ये हमारे इंटरनल यूजर्स हो गए। दिस आर कॉल्ड इंटरनल यूजर्स। और इसके बाहर जितने भी लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग से बाहर हैं, जैसे ओनर्स। अब यहां ओनर्स में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये जैसे अगर कोई कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर्स वगैरह डिसीजन लेते हैं, ओनर्स जो है, जो शेयर होल्डर्स हैं, एजीएम में नो डाउट जाएंगे, ठीक है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है ये अल्टीमेटली जिसको बोर्ड में उन्होंने अपॉइंट करके रखा है उनका रहता है। तो ओनर्स हो गए, एक्सटर्नल एम्प्लॉइज हो गए, क्रेडिटर्स, यहां देखिए लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, लेंडर्स। लेंडर्स मतलब जिन्होंने पैसा दे रखा है, कुछ भी आपको उधार में दे रखा है, वो लेंडर्स हो गए। ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे आप सामान क्रेडिट पर लेकर आते हैं। तो डिफरेंस है क्रेडिटर्स और लेंडर्स में, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। यहां आपने सीखा इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कौन कौन से सब फील्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, उसके बाद चौथा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और भी बहुत से सब फील्ड्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर सब फील्ड्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब देखिए, पहले आपके सिलेबस में, यानी अगर ओल्ड सिलेबस की बात करें, ओल्ड सिलेबस में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं था, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं था, लेकिन न्यू सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो यानी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये दो पढ़ेंगे अपने जीआईबी के सिलेबस में। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करते हैं उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटेटिव नेचर का,
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। वो क्या क्या होता है वो आप देख रहे हैं। सबसे पहला है रिलायबिलिटी, दूसरा है रिलेवेंस, तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी और चौथा है कंपेरेबिलिटी। एक एक करके देखिएगा, आराम से समझिएगा। रिलायबिलिटी मतलब होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी रिलायबल होना चाहिए। और रिलायबल कैसे होगा, फैक्चुअल और वेरीफाइबल। यानी कि मान लीजिए आप दिखा रहे हैं कि आपने अपने ब्रांच में, बैंक में आपने कुछ मंगाया, स्टेशनरी मंगाया, आपने दिखाया स्टेशनरी और आपने अपने बैंक के पीएल से 1000 रुपए को डेबिट किया है। तो ये एक्चुअल में आपने खरीदा है कि नहीं, ये कैसे वेरीफाई किया जा सकता है? तो ये वेरीफाई किया जा सकता है थ्रू वाउचर। आपने उसका एक पेमेंट का वाउचर बनाया होगा जिसमें जो भी बिल आपको इनवॉइस मिला होगा आपने उसको अटैच किया होगा और ब्रांच के जो भी अथॉरिटी होंगे उन्होंने इसको सैंक्शन किया होगा। तो अब माना जाएगा कि आपने जो ये ट्रांजेक्शन किया है, ये चूंकि आपने इसको वेरीफाइबल बना लिया, रिलायबल बना लिया, तो ये प्रेजेंट जब आप करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो ये एक रिलायबल इंफॉर्मेशन है। अगला देखिए रिलेवेंस। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थ्रू योर बैलेंस शीट और थ्रू योर कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट और थ्रू द नोट्स टू द वेरियस अकाउंट्स, तो उसमें आप कुछ भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना। यू डोंट हैव टू प्रोवाइड एनी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। Accounting information should be presented in a simple and logical manner so that users can easily understand them. जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वॉट एवर बी द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और नोट्स टू द अकाउंट्स, it should be presented in the prescribed format that should be simple and logical so that the various stakeholders can understand them. काफी इजी है। अगला कंपेरेबिलिटी। The financial statement should also show the figures of previous years so that the current performance can be compared with the past performance. आप कभी भी देखिएगा अपने बैंक के भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो आप देखेंगे वहां कि जो फिगर्स आपको प्रेजेंट किए जाते हैं उसमें प्रीवियस ईयर के, इनफैक्ट प्रीवियस क्वार्टर के भी रहते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे प्रीवियस क्वार्टर के, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी देख रहे हैं, मान लीजिए दिसंबर 2022 के रिजल्ट्स किसी कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। मान लीजिए यहां पर उसने दिखाया नेट प्रॉफिट 100 रुपए का, तो कंपेयर इजिली किया जा सके इसलिए वो यहां पर ये भी दिखाएंगे कि इनका प्रीवियस ईयर पे कितना था। ये भी दिखा सकते हैं कि इनका मार्च 2022 में कितना था। ठीक है, मान लीजिए यहां इनका 90 था, यहां 80 था। तो इससे क्या होता है, जो यूजर्स होंगे वो कंपेयर कर लेंगे, अच्छा एक साल में इनका 10 रुपए का ग्रोथ हुआ है। उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि मार्च में इनका 80 रुपए का था, उसके बाद इन्होंने बढ़ाया है इसको। तो इससे क्या होता है, ये कंपेयर करने में इजी होता है। इसलिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रेजेंट करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर्स के भी डेटा को रखना चाहिए, उससे हम लोग इजिली कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए ट्रिक जो आपको यहां बताया जा रहा है, कैसे आप इसको याद रखेंगे। UCRR, देखिए बैंकिंग में आप लोग हैं तो आपको पता है RBI ने मैंडेटरी करके रखा है CRR का मेंटेन करना, तो CRR तो कभी आप भूलेंगे नहीं। और किसको मेंटेन करना है, मान लीजिए यू शुड मेंटेन CRR, ऑल्दो बैंक शुड मेंटेन, बट जस्ट टू रिमेंबर इट इजली वी विल से यू शुड मेंटेन CRR। यू शुड मेंटेन CRR अगर आपको याद रहता है तो आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आराम से एग्जाम में याद हो जाएगा। और इसमें जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वहां पर यह इसमें से कोई 3 एक ऑप्शन उठा के दे देंगे, चौथा एक गलत दे देंगे और बोलेंगे विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, या दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, उसमें इसमें से कोई 2 दे देंगे, बाकी 2 गलत दे देंगे और इसमें ओनली 1 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऐसे करके वो लोग ऑप्शन बनाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा। और UCRR भी याद रखिएगा, U से अंडरस्टैंडेबिलिटी, C से कंपेरेबिलिटी, रिलेवेंस और रिलायबिलिटी। इजी है, ओके। अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पर्पस है। पहला, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। देखिए एक बिजनेस में मान लीजिए आपका एक दुकान है मोबाइल फोन का, तो इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होंगे। आप मोबाइल खरीद कर भी लाएंगे, आप मोबाइल को बेचेंगे भी, कुछ उधार पर भी खरीदेंगे, कुछ उधार पर बेचेंगे भी, खरीदा भी बेचा भी। उसके बाद आप कुछ एसेट्स भी प्रोक्योर करेंगे, खरीदेंगे, एसेट्स परचेज। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में, उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है।
दूसरा, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। जब आप प्रॉपरली सब कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, अपना जर्नल में आपने मेंटेन किया, उसके बाद आपने इसको लेजर में पोस्ट किया, लेजर से आप ट्रायल बैलेंस में ले गए, ट्रायल बैलेंस के बाद आप फिर क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और यहाँ से फिर आप बैलेंस शीट के पास जाते हैं, बैलेंस शीट से आप फिर रेशियो एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप ये सब कुछ करते हैं, यहाँ पर जब आप मेंटेन करते हैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको मिल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलने से फायदा क्या हुआ कि आप देख लेंगे कि आपके बिजनेस में गिवन पीरियड में क्या प्रॉफिट कमाया है या लॉस में है। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस हो सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अगला देखिए, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आप जब प्रॉपर मेंटेन करते हैं कितने का एसेट्स खरीदने, क्या क्या आपके बिजनेस का लाइबिलिटीज है, अकॉर्डिंगली उससे पता चलता है कि गिवन टाइम पे, मान लीजिए 31 मार्च 2021 के डेट पर आपका बिजनेस का क्या पोजीशन है, कितने एसेट्स हैं और कितने लाइबिलिटीज हैं। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव और पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगला क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूजर्स हैं, जिनको जरूरत है आपके कंपनी के बारे में जानने का, उनको आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये भी एक हमारा पर्पस है। अगला, सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। लॉ के तहत भी मैंडेटरी किया हुआ रहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। जैसे आप एक ट्रस्ट हैं, आप एक कंपनी हैं, और भी एग्जांपल हो सकता है, तो आप बाउंड है कि आपको अपना फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन करना होगा। तो ये आपने देखा ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखिए, जो भी यहाँ पर पर्पस और ऑब्जेक्टिव है, अगर एग्जाम में इसमें से भी कोई पॉइंट उठा के इसमें दे रहा है, एडवांटेज में पूछ रहा है, तो वो हो सकता है। देखिए, सेटिस्फाई कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ को, तो ये भी एक तरह का एडवांटेज भी तो है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स को दे रहे हैं, तो ये एडवांटेज भी है। आपका फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है, तो ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है। बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है, ये भी आपका एक एडवांटेज है। तो ये ऑब्जेक्टिव और पर्पस में से भी कुछ पॉइंट उठा के अगर इसमें ऑप्शंस में दे दे, तो आप उसको अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट कर लीजिएगा। और एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखिए, अलग से भी इसको देख लेते हैं। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये भी आपको अभी ऊपर बताया गया। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, जो भी आपको डेटा मिलेगा थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इसके डेटा को हम लोग क्या करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं थ्रू रेशियोज, वेरियस रेशियोज, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है कंपनी का, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है कंपनी का। तो जब ये जाता है मैनेजमेंट के पास, तो उसके आधार पर एक प्रॉपर डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही कारण हो रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिल रही है। अगला, हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। प्रॉपरली मेंटेन करते हैं सब कुछ, तो कहीं ना कहीं आप फ्रॉड के चांसेस को भी कम करते हैं। अगला, एविडेंस इन कोर्ट। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन किया है, मान लीजिए आपने अपना बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ मेंटेन किया है, और इसको लॉ के हिसाब से आपने ऑडिट भी करा के रखा है किसी सीए से, और कभी जरूरत पड़ गई कोर्ट में, तो यहाँ पर एविडेंस के रूप में भी हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो देखिए, हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर ओवर हो रहा है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, पूरा थ्योरेटिकल ही था क्योंकि पहला इंट्रोडक्शन का ही लेक्चर है। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, समय नहीं है, 4 पेपर अब हो गए हैं जीआईबी में, तो कहीं ना कहीं समय की कमी रहेगी, इसलिए अभी से स्टार्ट कीजिए। और फिर से बताना चाहेंगे, जो भी पढ़ाई कीजिए वीडियो के माध्यम से का नोटबुक में नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो ये आपको काम देगा लास्ट मोमेंट रिवीजन पे, जैसे हम लोग स्कूल टाइम में बनाते थे ना, तो लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपको बहुत मदद करने वाला है नोट्स बनाया हुआ आपको। बाकी ये जो वीडियो है ये आपको ऐप पर अवेलेबल रहेगा 24/7 जब तक कि आपके कोर्स का वैलिडिटी है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, कभी भी आप इसको सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोट्स बनाने का फायदा क्या होगा कि एग्जाम में आप कितना वीडियो सुनेंगे, एग्जाम से 2-3 दिन पहले, उस समय आपका जो नोट्स रहेगा तुरंत से रिवाइज कर लेंगे उसको। चलिए, धन्यवाद।